आज हम बात करेंगे यूज स्टेट हुक के बारे में, जो बेसिकली रिएक्ट के इंटरव्यूज में पूछा ही जाएगा। देखो, पूछा ना जाए फिर भी आपको बता देता हूँ कि यूज स्टेट हुक एक ऐसा हुक है रिएक्ट का। अगर आप रिएक्ट के अंदर फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर रहे हो तो आपका यूज स्टेट हुक ये ऐसा हुक है जो रोज यूज होगा ही होगा, चाहे कुछ हो जाए। आप कोई भी कोड लिख रहे हो, कोई भी लॉजिक लिख रहे हो, कोई भी कंपोनेंट लिख रहे हो, तो उसके अंदर एक हुक आना ही आना, दैट इज अ यूज स्टेट हुक। तो देखिए, आज मैं आपको यूज स्टेट हुक को एक इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से बताने वाला हूं कि यूज स्टेट हुक को एज अ इंटरव्यूअर कैसे दिखता है और इंटरव्यूअर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है और कैसे वो चीजें आपसे पूछ सकता है। और उसके लिए ही मैं आपको प्रिपेयर करने वाला हूं फॉर ओनली राइट नाउ फॉर दिस वीडियो इनसाइड यूज स्टेट हुक। ठीक है, और कुछ नहीं, हम यूज स्टेट हुक ही पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो जो मैंने आपको दी थी दैट वाज अ कंपोनेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उसको देख सकते हैं, जिसके मैंने आपको समझाया था कि कंपोनेंट की लाइफ साइकिल माउंटिंग, अपडेटिंग, अनमाउंटिंग में क्या चलती है बिटवीन अ क्लास बेस्ड कंपोनेंट, फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स के बीच में। वो देखना भी जरूरी है क्योंकि आपसे रिएक्ट इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि एक कंपोनेंट की लाइफ साइकिल में आप ऑप्टिमाइजेशन कैसे करोगे और कैसे लाइफ साइकिल का यूज करके आपकी एप्लीकेशन कैसे ऑप्टिमाइज हो सकती है। सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, कैसे आप रिटर्न फंक्शन, क्लीन अप एंड ऑल एवरीथिंग यू कैन डू यूजिंग अ लाइफ साइकिल मेथड्स ऑफ अ क्लास बेस्ड एंड अ फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स। यू कैन जस्ट गो टू दैट वीडियो आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो। ठीक है, नहीं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी रीच ड्रॉप हो जाएगी इफ यू जस्ट गो राइट नाउ। ओके, सो आफ्टर दिस वीडियो यू कैन गो देयर बिकॉज सर हर एक टॉपिक जो है इंडिपेंडेंट है, तो ऐसे कोई कनेक्शन नहीं है। तो यूज स्टेट का ना उससे कोई कनेक्शन है, उसका ना इससे कनेक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं कि यूज स्टेट बेसिकली एक इंटरव्यूअर पर्सपेक्टिव कैसे देखा जाता है। देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको यूज स्टेट कोई लाइक बिगिनर वे में नहीं बताने वाला, क्योंकि आपको पहले से पता है कि बिगिनर यूज स्टेट क्या होता है। यू ऑलरेडी नो कि हाउ to use a state variable, how to create a state variable, how to use a use state hook। ठीक है, तो मैं आपको वो सब चीजें नहीं बताने वाला, जस्ट अ रिपीटिंग थिंग। मैं आपको जस्ट इतना बताने वाला हूं कि एक इंटरव्यू उसको कैसे देखेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि जो यूज स्टेट हुक है वो सिर्फ एक यूआई अपडेट करने का मैकेनिज्म है। लोगों को लगता है कि सिंपल, अगर आप एक यूआई अपडेट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि लेट सपोज एक सिंपल एक स्टेट वेरिएबल बना ले जिसके अंदर हमारा एक वैल्यू चले जाए और वैल्यू जैसी अपडेट हो तो यूआई अपडेट हो जाए, राइट? काइंड ऑफ इतनी तो जरूरत है एक स्टेट वेरिएबल की। बट साथ में अगर आप चाहते हो कि रेंडर्स और शेड्यूल्ड रेंडर्स के बीच में आपकी वैल्यू प्रिजर्व हो जाए, तो वहां पर यूज होता है आपका यूज स्टेट वेरिएबल। देखिए, जब भी कोई यूज स्टेट वेरिएबल होता है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूज स्टेट वेरिएबल में जब भी आप कुछ अपडेट करते हो, लाइक मैं आपको बता देता हूँ कि एक यूज स्टेट वेरिएबल पे पहली बात तो दिखता कैसा है। लेट्स सपोज आपके पास एक काउंट है और आपके पास नहीं यूज कर रखा है सेट काउंट, और ऑब्वियसली बात है आपके पास एक यूज स्टेट है और उसके अंदर इनिशियल वैल्यू है दैट इज अ 0। और आपने क्या करा, सेट काउंट को लेट्स सपोज सेट काउंट का यूज करके आपने 2 कर दिया। यही हम नॉर्मल तरीके से करते हैं। अब हमारी कंपोनेंट के अंदर लेट्स सपोज 10 लाइंस है और कहीं ना कहीं 2 या 3 लाइनों में ये लेट्स सपोज मान के चलते हैं कि ये काउंट की वैल्यू यूज हो रही है। अब तुम्हें क्या लगता होगा, तुम्हें क्या लगता है कि व्हाट डू यू थिंक कि काउंट कब अपडेट होगा? देखिए, मोस्ट लोगों को शायद कंफ्यूजन है कि काउंट जैसे ही सेट काउंट करोगे इमीडिएटली काउंट की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी। बट एक्चुअल में जब भी आप कोई सेट काउंट करते हो या फिर कोई भी एक स्टेट वेरिएबल अपडेट करते हो तो डायरेक्ट इमीडिएट अपडेट नहीं होता है। कोई भी स्टेट वेरिएबल इमीडिएट अपडेट नहीं होता है। वो स्टेट वेरिएबल जो है वो शेड्यूल अपडेट कहा जाता है उसे। शेड्यूल अपडेट का मतलब क्या होता है कि ये जो अपडेट है, मतलब जो ये सेट काउंट है, मतलब जो आपको काउंट को सेट करना है 2 पे, इसका जो अपडेट है, इसका जो स्टेट अपडेट है, ये एक क्यू के अंदर जाएगा और सारे जितने भी इसके अलावा लेट्स सपोज आपकी कंपोनेंट के अंदर और भी स्टेट्स है और वो भी अपडेट हो रही है लेट्स सपोज, तो फर्स्ट रेंडर से सेकंड रेंडर के बीच में लेट्स सपोज 3 स्टेट्स है, तो तीनों स्टेट्स क्या होंगी, बैच अपडेट की जाएंगी। बैच अपडेट का मतलब देखिए यहाँ पे सिंपल सा काम ये है कि रैदर देन कि हम तीनों स्टेट के लिए 3 बार री रेंडर करें, क्योंकि आपको इतना पता होगा कि अगर आप स्टेट के बारे में देख रहे हो तो आपको पता होगा कि स्टेट पे जब भी हम कुछ अपडेट करते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि री रेंडरिंग होती है, राइट? तो रैदर देन कि मैं 3 स्टेट अपडेट पे 3 बार री रेंडर करूं, उससे अच्छा यही है कि मैं तीनों स्टेट को क्यू करके बैच करके और बैच करने के बाद मैं एक री रेंडर करूं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि इससे सीपीयू भी कम यूज होगा और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। नॉट जस्ट कॉस्ट, इट्स एक्चुअली इफेक्टिव विद आवर डेटा प्रोसेसिंग ऑप्टिमाइजेशन एंड ऑल, राइट? तो हम जब भी स्टेट अपडेट करते हैं तो ऑलवेज इट गोज इनटू अ क्यू और वो क्यू से एक बैच के अंदर कन्वर्ट होगा और बैच अगर लेट्स सपोज 10 स्टेट अपडेट्स है तो सारी बैच होंगी फिर अपडेट की जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोसेसेस, ये सब चीजें हैं जो हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। और भी चीजें आने वाली हैं। ठीक है, देखिए हम समझते हैं कि जैसे आप ये वाला कोड जो है, इस वाले कोड को अगर आप चला के देखेंगे, ठीक है,
मान के चलिए कि आपके पास एक स्टेट कंपोनेंट है और उसके अंदर ये एक स्टेट है, ठीक है, काउंट वाली। इसके अंदर दिखाता हूं मैं आपको। आपको क्या लगता है कि देखो जैसे ही हैंडल क्लिक है उस पर सेट काउंट 1 करा, बट जब कंसोल लॉग काउंट करोगे ना तो आपको 0 ही दिखेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वो इमीडिएट अपडेट नहीं होगा जब तक ये पूरा फंक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता। मींस जब तक ये वाला फंक्शन पूरा चल नहीं जाता तब तक ये सेट काउंट जो है अपडेट नहीं हो सकता। ये जस्ट ये क्यू के अंदर गया है। जैसे ही एक पूरा कंप्यूटेशन खत्म हो गया लाइक स्टेट कंपोनेंट का, तो उसके बाद ये रीप्रोसेस होगा, रीरेंडर होगा, फिर उसके बाद काउंट के पास अपडेटेड वैल्यू आएगी। बट जैसे ही आपने लेट्स सपोज किसी बटन क्लिक पे हैंडल क्लिक चलता है, ठीक है, और सेट काउंट 1 करेगा और देखिए उसके जस्ट बाद कंसोल लॉग काउंट है, तो इमीडिएट अपडेट नहीं हुआ, तो काउंट के पास तो अभी भी क्या है, लास्ट वैल्यू है, दैट इज 0। तो 0 को ही पिक करेगा ये, ओके, बिकॉज अपडेट्स जो है वो शेड्यूल अपडेट्स होते हैं, इसको इमीडिएट अपडेट्स नहीं होता इसमें, ठीक है। इमीडिएट अपडेट अगर आप सोच सकते हो तो किसमें होता है, इमीडिएट अपडेट होता है रेफरेंस वेरिएबल्स के अंदर। अगर आप एक रेफरेंस वेरिएबल बनाओगे तो उसके अंदर होता है। बट वही बात है कि रेफरेंस वेरिएबल इज काइंड ऑफ एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट वेरिएबल है। बट अब वही बात है कि रेफरेंस वेरिएबल को अगर आप यूज करना चाहते हो तो उसमें ये होता है कि आपकी फिर री रेंडरिंग नहीं हो पाती, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं स्टेट कंपोनेंट और स्टेट वेरिएबल को यूज करने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको चाहिए कि जब वैल्यू अपडेट हो आपकी स्क्रीन भी अपडेट हो जाए, राइट। तो उसको ऑप्टिमाइज करना भी जरूरी है, बट साथ साथ वो एक नीड भी है। बट अगर आप चाहते हो कि इमीडिएट अपडेट हो जाए, राइट, तो वहां पे आप रेफरेंस वेरिएबल या फिर एक नॉर्मल जीएस वेरिएबल यूज कर सकते हो, बट अ स्टेट वेरिएबल ऑलवेज गेट इनटू अ शेड्यूल, राइट। इसके बारे में भी आपको एक चीज छोटी सी बताऊंगा कि फंक्शनल अपडेट्स भी होते हैं स्टेट के अंदर। अगर आपको चाहिए कि लेट्स सपोज मैं आपके सामने ऐसा कुछ रखता हूं, यहां पर जब हैंडल क्लिक हो तो सेट काउंट पे आपको आउटपुट क्या मिलेगा, इफ आई जस्ट हैव अ क्वेश्चन विद यू, ठीक है। तो यहां पर हैंडल क्लिक चलने पे काउंट की वैल्यू कितने से अपडेट होगी। मोस्टली अगर जिन्होंने ज्यादा रिएक्ट नहीं पढ़ी है तो उनको ये लगेगा कि जो यहाँ पे काउंट की वैल्यू है दैट विल बिकम काउंट 2, ठीक है। बट एक्चुअल में यहाँ पर काउंट की वैल्यू सिर्फ 1 से ही अपडेट होगी। ऐसा क्यों हो रहा है, एज आई सेड, क्योंकि यहाँ पर क्यू के अंदर डेटा जाता है। देखिए समझते हैं इस कोड को, इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखा दूंगा, नॉट अ बिग डील, ठीक है। देखिए जब हुआ क्या कि जब आपने हैंडल क्लिक चलाया, ठीक है, हैंडल क्लिक ऑब्वियसली इज अ फंक्शन, राइट। तो आपने जब यहाँ पे लिखा सेट काउंट काउंट +1 और फिर साथ में ही उसी फंक्शन के अंदर है सेट काउंट काउंट +1। मैंने जैसे अभी आपको जस्ट बताया है कि ये बैच में जाएगा, राइट, ये पहले क्यू के अंदर जाएगा। तो जैसे ही हैंडल क्लिक चला तो ये जो सेट काउंट है, मान के चलिए कि आपके पास ये क्यू है, ठीक है, उस क्यू के अंदर क्या चलेगा, काउंट +1 अपडेट होने चलेगा, साथ में ये भी चलेगा क्योंकि ये भी सेम फंक्शन के अंदर है, राइट। तो जस्ट थिंक, क्योंकि यहां पर इस क्यू के अंदर जो वैल्यू है, मैंने बताया ना कि ये बैच बनेगा, मतलब ये एक तरीके से इकट्ठा हो जाएगा, बैच बन जाएगा, राइट। तो बैच के लिए जो काउंट की वैल्यू है वो तो 0 ही है, ऑब्वियस सी बात है, राइट। तो यहाँ पर काउंट +1 क्या बनेगा, 0+1, और इसके लिए भी तो 0+1 ही बनेगा, राइट, बिकॉज दोनों बैच में जाएंगे। मतलब एक तरीके से आप सेम चीज को बार बार लिख रहे हो, ओके, काइंड ऑफ आप ऐसा समझ सकते हो कि क्योंकि दोनों जो है एक बैच बने हैं, दोनों एक क्यू के अंदर गए हैं, एक साथ गए हैं, तो एक साथ गए तो एक साथ उनके काउंट की वैल्यू भी तो सेम सेम ही होगी, क्योंकि काउंट की वैल्यू 0 है, तो दोनों के लिए 0+1 ही तो जाएगा, राइट। बट अगर आप चाहते हो कि इस क्यू के अंदर कोई लॉजिक लग जाए और मेरी वैल्यू इसी तरीके से बस 2 से अपडेट हो, अगर आप चाहते हो, तो उसको हम बोलते हैं फंक्शनल अपडेट। फंक्शनल अपडेट कब काम करते हैं, फंक्शनल अपडेट थोड़े से सेट काउंट से थोड़े से अलग होते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जैसे काउंट +1 कर रहे हैं ना, इसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, सेट काउंट के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन पास करना पड़ता है। कॉल बैक फंक्शन में होगा क्या, कॉल बैक फंक्शन में एक वैल्यू ली जाएगी और वो रिटर्न करेगा अपडेटेड वैल्यू। फिर वो जो अपडेटेड वैल्यू होगी वो सेट काउंट के दूसरे फंक्शन को पास कर दी जाएगी। देखिए कैसे, देखिए सिंपल सा काम है, आपको यहाँ पे क्या करना है, सेट काउंट और यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन पास कर दिया और ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा काउंट, ओके। ऐसे ही यहाँ पर भी हमने क्या करा, सेट काउंट करा और इसके अंदर भी एक कॉल बैक फंक्शन डाला और यहाँ पे लिख दिया काउंट +1, ठीक है। कि ये वाला फंक्शन भी कहाँ गया है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये दोनों एक साथ चले हैं तो अगेन वही बात है, क्यू बनेगी। अब क्यू के अंदर नॉर्मल वेरिएबल के अंदर +1 नहीं हो रहा, अब क्यू के अंदर क्या है, फंक्शंस है। अब रिएक्ट का लॉजिक क्या करेगा, इस फंक्शन को रन करेगा। यहां पर क्या हो रहा था, डायरेक्ट काउंट +1 की जो भी वैल्यू आ रही थी वो काउंट के पास जाके अपडेट हो जाती थी, राइट। बट यहाँ पर अब एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, नॉर्मल वेरिएबल के साथ +1 नहीं हो रहा, राइट। नाउ इट इज अ फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर वो फंक्शन रन किया जाएगा, रिएक्ट उस फंक्शन को रन करेगा काइंड ऑफ, ठीक है। तो रिएक्ट क्या करेगा, उस वैल्यू को लेगा और इसके साथ काउंट +1 करेगा और हम यहाँ पे उस काउंट +1 को रिटर्न करेंगे। तो जो यहाँ पे रिटर्न होगा वो दूसरे फंक्शन को एज अ पैरामीटर वैल्यू वो ग्रैब किया जाएगा। तो कह सकते हो कि यहाँ पे काउंट +1 है, दैट वाज अ 0+1, तो वैल्यू यहाँ से रिटर्न हो गई क्योंकि यहाँ पे रिटर्न हुई है, अपडेट नहीं हुई।
तो रिटर्न करने के बाद सेट काउंट रिटर्न हुआ, जिसमें जो इसकी वैल्यू बनी दैट इज 1 बन गई, ठीक है। अब जो इसकी वैल्यू है वो किसको ट्रांसफर कर दी जाएगी, वो सेकंड सेट काउंट वाले फंक्शन को ट्रांसफर करेगी, इसमें जो वैल्यू आई है दैट इज 1, और साथ में हम क्या कर रहे हैं 1+1, ठीक है। और हम यहाँ पर क्या कर देंगे 1+1 दैट विल बिकम 2। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि अगर आप फंक्शन अपडेट करते हो, बहुत यूज होता है, बहुत रिएक्ट के अंदर चलता है। फंक्शनल अपडेट से आप एक्चुअल में आप अगर मल्टीपल स्टेट्स को एक साथ ट्रिगर करते हो तो फिर आपकी वैल्यूज उसी हिसाब से अपडेट होती हैं। बट अगर आप नॉर्मल तरीके से करते हो तो वो नहीं होगी। मैं आपको अब इसको कोड करके दिखाता हूँ, शायद आपको इस पे समझ ना आया हो, ठीक है। लेट्स सपोज कि आपके पास एक डिव है और डिव के अंदर इनिशियल वैल्यू ऑफ काउंट है। एक बार इसको एप्लीकेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो नाउ यू कैन सी द स्क्रीन। देखिए, अपडेट करने पे ऑन क्लिक पे हम यहाँ पे चलाएंगे हैंडल क्लिक, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अपडेट करने पे चाहे आप 10 बार सेट काउंट +1 कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर बार काउंट की वैल्यू सेम ही जा रही है, राइट। ये देखो, चाहे कितनी बार ऐड कर दो सेट काउंट +1 जितनी बार भी, उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। देखो हर बार जो है वैल्यू एक ही से अपडेट होगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सारे के सारे एक साथ अपडेट होने जाएंगे, साथ के साथ क्या सारे के सारे क्या जाएंगे, एक ही क्यू के अंदर एक साथ बैच में जाएंगे अपडेट होने के लिए। तो उस केस में क्या होगा, जो काउंट की वैल्यू है 0, 0+1, 0+1, 0+1, 0+1, क्योंकि इनके पास कोई लॉजिक ही नहीं, जस्ट अ काउंट +1, राइट। तो काउंट +1 करने के बाद जैसे काउंट की वैल्यू क्या है 0+1 है, तो वैल्यू क्या बनेगी 1, तो सेट काउंट हो जाएगा 1 के साथ अपडेट, राइट। और ये सारे एक साथ जाएंगे तो सबके पास क्या जाएगा, काउंट की वैल्यू सेम सेम ही जाएगी। तो काइंड ऑफ कि आप एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हो विद द वैल्यू ऑफ 0+1, 0+1 एंड देन सो ऑन टिल 0+1, ओके। बट वहीं पे अगर आप इस चीज को रिपीट ना करके वहीं पर अगर आप एक कॉल बैक फंक्शन लिख दो, कॉल बैक फंक्शन इसके अंदर पास करो, ठीक है, उस कॉल बैक फंक्शन में वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो जो भी काउंट की लास्ट वैल्यू होगी वो वैल्यू वैल के अंदर आएगी, और ये क्या करेगा, अपना लॉजिक लगाएगा और वैल रिटर्न करेगा वैल+1। अब जो ही वैल्यू रिटर्न होगी वो, अब होता ये है कि रिएक्ट इस तरीके को दूसरी वैल्यू को, दूसरे स्टेट अपडेट को, अगर वो उसके पीछे ही है, अगर उसके क्यू के अंदर ही है वो, तो ये वैल्यू दूसरे सेट काउंट को ट्रांसफर की जाएगी। अब दूसरा सेट काउंट भी लेट्स सपोज जस्ट इन केस अगर वो भी एक कॉल बैक फंक्शन निकलता है, तो ये वैल्यू क्या करेगा, वो ग्रैब कर लेगा। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर वो वैल्यू आ गई अगेन वैल, ठीक है, और वो वैल्यू वैल के अंदर गई और वैल+1, वैल ने लेट्स सपोज बोल दिया वैल+2 बोल दो, ठीक है। अब वैल्यू जो भी थी उसके अंदर उसको रिटर्न करेंगे हम 2 के साथ। सेम लेट्स सपोज इसके अंदर भी एक कॉल बैक फंक्शन है, इसके अंदर भी एक वैल आता है और रिटर्न करते हैं वैल+3, ठीक है। ऐसे ही कुछ भी आप कर सकते हो, 1 से करो, 2 से करो। तो अब अगर आप इस तरीके से जाते हैं, मैं आपको कुछ अलग अलग सिनेरियोज भी बताता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। सेट काउंट के अंदर वैल करा वैल+1, ठीक है। मैंने जैसे बताया कि ये तीनों फंक्शन जो हैं वो अब क्यू के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो जो भी आप रिटर्न करोगे आप, वो दूसरा फंक्शन उसे ग्रैब करेगा, उसको वैल के अंदर ग्रैब कर लेगा। ऐसे जो भी ये भी रिटर्न करेगा तो उस फाइनल काउंट की वैल्यू को ये तीसरा फंक्शन ग्रैब कर लेगा। क्योंकि काइंड ऑफ अभी एक लॉजिक है जो रिएक्ट इसको एक लॉजिक की तरह लेगा। रिएक्ट के पास इसका अलग से सिस्टम है, रिएक्ट इसको क्लोजर्स अपडेट बोलता है, कि रिएक्ट के पास एक काइंड ऑफ एक दूसरा फंक्शन है जो रिटर्न कर रहा है तीसरे फंक्शन को। तो जो वैल्यू होगी वो आपका दूसरा फंक्शन जो है उसे पिक करेगा और वो वैल्यू तीसरे फंक्शन को पास कर दी जाएगी। इस तरीके से अब जब देखोगे इसका अपडेट होते हुए, जैसे लेट्स सपोज मैं रिफ्रेश करता हूँ, अभी वैल्यू 0 पे है, तो देखते हैं कि जैसे हैंडल क्लिक होगा तो ये फंक्शन चलेगा, वैल्यू जो है वैल के पास जाएगी, वैल+1 होगा, दैट विल बिकम 0+1 1, ना कि रिटर्न होगी दूसरे फंक्शन के पास जाएगा। दूसरा फंक्शन क्या करेगा, उसे 1+2 पिक करेगा दैट इज 3, एंड 3+3 दैट इज 6। लास्ट में कुछ है नहीं, क्यू उसको मतलब क्यू में कोई है नहीं अब लेने के लिए उस वैल्यू को, तो ये फाइनल वैल्यू अब काउंट की बनेगी, दैट विल बिकम अ वैल+3, दैट विल बिकम अ 3+3 दैट इज 6, ओके। यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू है वो 6 से अपडेट हुई है। आई होप आपको समझ आया, क्योंकि यहाँ पर जो पुराना तरीका क्या था, हम काउंट +1 कर रहे थे, बिकॉज हर काउंट के अंदर वैल्यू सेम ही जा रही थी, काउंट वाज गेटिंग अ 0 0 0 0 0, राइट। बट रिएक्ट इसको थोड़ा क्लोजर्स की तरह समझता है कि काइंड ऑफ एक फंक्शन जो है दूसरे फंक्शन को रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो वो वैल्यूज ऐसे ट्रांसफर होते होते और लास्ट में सेट काउंट के पास जाएगी और वैल्यू इंक्रीज होके फिर फाइनल एक अपडेट जाएगा। अब आप चेक कर सकते हो कि वैल्यू कितनी बार कंपोनेंट जो है री रेंडर हुआ। अगर आप चेक करोगे यहाँ पर सिंपल एक वो लगाओ यहाँ पर कंसोल रेंडर, ठीक है। आपको जितनी बार ये रेंडर प्रिंट होगा उतनी बार आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा कि हाँ लेट्स सपोज जैसे मैंने अभी 3 बार स्टेट अपडेट करी है, राइट। तो आपको क्या लगता है कि 3 बार रेंडर आना चाहिए? नहीं, देखो अगर आप यहाँ पे सेट काउंट 6 हुआ है तो मैंने यहाँ पे कंसोल लॉग लगाया रेंडर यूआई के अंदर, ठीक है। और जैसे ही मैंने अपडेट करा ये देखो 1 बार रेंडर आ रहा है, आप इसे बाहर लिखे अंदर लिखे वो तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे मैंने कंसोल लगाया रेंडर, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जैसे ही अपडेट करेंगे आपको फर्स्ट रेंडर तो आना ही ऑब्वियस सी बात है।
एक ही बार एंटर हो रहा है। इवन मैं स्टेट को 3 बार अपडेट कर रहा हूँ, राइट? तो स्टेट कुछ इस तरीके से ही लेता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप इसको एक तरीके से ये भी बोल सकते हो कि यहाँ पर जैसे दो स्टेट थी वो एक दूसरे पे डिपेंडेंसी क्रिएट कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे सेट काउंट और यहाँ पर जो दूसरा सेट काउंट है, तीसरा सेट काउंट है, वो एक तरह से चेन रिएक्शन की तरह है, क्योंकि यहाँ पर जो ये वाला स्टेट है वो इस पे डिपेंड करता है और ये वाला स्टेट वो इस पे डिपेंड करता है। तो जो वैल्यूज है इस काइंड ऑफ ट्रांसफरिंग एज अ चेन रिएक्शन। और जब आपको चाहिए हो कि आपके जब स्टेट एक दूसरे पे डिपेंडेंसी क्रिएट करते हैं, जब भी वो एक क्यू के अंदर जाते हैं, तो वहां पर आप एक फंक्शनल अपडेट का सिस्टम यूज कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आता है, दैट इज अ फंक्शन। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। अब मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे सेट काउंट के अंदर लेट सपोज 10 कर दिया, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जब मैंने ये 3 फंक्शनल अपडेट्स हो रखे थे, ये 3 फंक्शनल अपडेट्स है और उसके बाद मैंने लिखा है सेट काउंट 10, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो यहाँ पर एक टाइम स्टैम्प लगा के कि वैल्यू जो है क्या बनेगी लास्ट में। मैं आपको बता देता हूँ कि जो वैल्यू बनेगी वो 10 ही बनेगी, क्योंकि मैंने बताया ना, जैसे जितनी बार भी हो वो लास्ट में बैच होके जो फाइनल वैल्यू है वो इसी को ही फाइनल काउंट की वैल्यू कंसिडर करेगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू बनी थी वो रिटर्न हुई, रिटर्न होके अब कोई और फंक्शन है नहीं, क्योंकि वैल्यू को ग्रैब करने के लिए भी एक फंक्शन चाहिए। अब कोई फंक्शनल अपडेट है नहीं, कोई फंक्शन है नहीं उस वैल्यू को पिक करने के लिए, तो सेट काउंट 10 भी जाएगा ना साथ में, क्योंकि चार एक तरीके से 4 सेट काउंट जो है क्यू के अंदर है। तो फाइनल जो सेट काउंट है वो क्या बोलता है कि वैल्यू को अपडेट करो 10 के साथ। अगर ये नहीं होता, यहाँ पर क्या वैल्यू बन जाती रिटर्न होके 3 + 3 दैट इज 6। तो काउंट सेट काउंट के अंदर एक तरीके से यहाँ पे 6 आ जाता, तो फाइनल वैल्यू क्या अपडेट होती है 6 के साथ, क्योंकि नेक्स्ट कोई फंक्शनल अपडेट ग्रैब करने के लिए नहीं था, ठीक है। बट अब है कौन, सेट काउंट 10, तो ये 6 वाला ये सब इग्नोर होके फाइनल वैल्यू क्या बन जाएगी 10 बन जाएगी, क्योंकि रिएक्ट जो है वो लास्ट वैल्यू को ही कंसिडर करेगा, क्योंकि लास्ट में एक एक करके वैल्यू अपडेट नहीं होती, वो एक साथ अपडेट बनता है ना, अपडेट होके बैच बनेगा, वैल्यू अपडेट हो जाएगी, तो वो इस प्रोसेस से काम करता है। आई होप आपको समझ आ रही है। चलिए शुरू करते हैं वापस से। देखिए हम अपडेट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू देखिए 10 से अपडेट हुई है, क्योंकि लास्ट वैल्यू जो भी है वो कंसिडर की जाएगी। आप अगर इसको थोड़ा और इसका थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो आप जाइए मैनेजिंग, इस पे जाना, इस वाले टॉपिक पे चले जाना, react.dev/learn/queuing, इस पे चले जाना react.dev/learn के अंदर। उसके अंदर आपको जाना है क्यूइंग अ सीरीज ऑफ स्टेट अपडेट। उसके अंदर थोड़ा और आप थियोरेटिकल वे में पढ़ सकते हो। देखो जैसे कि यहाँ पे सेट कलर लिखा ऑरेंज, सेट कलर पिंक, सेट कलर ब्लू, तो रिएक्ट क्या करता है ऑटोमेटिकली लास्ट वाले को ही पिक करेगा, जैसे मैंने अभी जस्ट बताया आपको, राइट। Updating the states may multiple times before the next render. It's an uncommon use case, but if you would like to update the same state variable multiple times before the next render, instead of passing the next state value like this, you can pass a function that calculates the next state based on the previous one in the queue, like set number n+1. It's a way to tell React do something with the state value. मतलब कि React को एक तरीके से हम लॉजिक दे रहे हैं कि इसके साथ instead of just replacing, try incrementing the count। देखिए जैसे मैंने अभी करके दिखाया n+1, ये कॉल बैक फंक्शन इनके अंदर पास कर रखे हैं। ये शॉर्ट हैंड कॉल बैक फंक्शन है, मैंने थोड़े लॉन्ग हैंड लिखे हुए, इट्स नॉट अनदर बिग डील, ओके। So here n+1 is a called an updater function. When you pass it to a state setter, React queues this function to be processed after all other code in the event handler has run. During the next render, React goes through the queue and gives you the final updated thing. देखो अब React कैसे काम करता है मैं दिखाता हूँ। Here is how React works through these lines of code while executing the event handler. Like n+1 is a function, right? React adds it to the queue, and n+2 is a function, React adds it to queue. Then again it's a function, React adds it to queue. When you call use state during the next render, React goes through the queue. The previous number state was 0, so then that is what React passes to the first updater function as the n argument. The React takes the return value of the previous updater function and passes to the next updater as n, so on. तो कैसे बनेगा वो, जैसे क्यू में आपके पास है n+1, क्योंकि ये आपकी मेन चीज है। जैसे बताया ना काउंट +1 है, तो काउंट +1 मेन क्यू अपडेट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा क्यू अपडेट n+1 बनेगा, तो यहाँ पे n की वैल्यू 0 है तो रिटर्न करेगा 1, तो ये वैल्यू जो है अब n की बन जाएगी यहाँ पे 1, ठीक है। React store 3 as a final result and returns it from the use state. This is why clicking +3 above example correctly increment the value by 3. ओके अब देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट सेट नंबर +1 और यहाँ पे लिखा हुआ है सेट नंबर n+1, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी। देखो यहाँ पे जो नंबर की वैल्यू लेट्स सपोज मान के चलिए 0 है, ठीक है, और आपने क्या करा सेट नंबर के अंदर n+1 करा। यहाँ पे अगर आप वैल्यू अपडेट करके देखोगे तो यहाँ पर वैल्यू है दैट इज नंबर वैल्यू है 0 और 0 + 5 दैट इज 5।
अब जो ये वैल्यू 5 है वो कौन ले लेगा, वो नेक्स्ट फंक्शन ले लेगा, उस वैल्यू को नेक्स्ट अपडेटर फंक्शन जो है उसको पिक कर लेगा, क्योंकि वो एक फंक्शन है उसके अंदर। अगर वहीं पे लेट्स सपोज मान के चलिए कि यहाँ पर ये फंक्शन ना होके यहाँ पर नंबर प्लस 10 होता, तो आप थोड़ी वैल्यू को ले पाएगा, क्योंकि अगर वैल्यू ग्रैब करनी है कि फर्स्ट एग्जीक्यूशन से सेकंड एग्जीक्यूशन में अगर वैल्यू ग्रैब करनी है तो आपके पास एक फंक्शन होना चाहिए। मैं इसको चीज़ों को रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये। ओके, अब अगर आप इसको देखोगे कि जो वैल्यू है वो 5 से अपडेट नहीं हो रही, मतलब 15 से अपडेट नहीं हो रही है, वो 10 से अपडेट हो रही है, 26 है तो 36 हो रहा है, 40 56 है ना, क्योंकि देखो वो इसको एज अ फाइनल स्टेट अपडेट कंसिडर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके थोड़ा सा और आप पढ़ सकते हो, थोड़ा अगर आपको इसके बारे में प्रैक्टिस करनी है तो हम यहाँ पे जाके स्टेट चैलेंजेस में जाइए, और ज़्यादा बेटर है कि आप इंप्लीमेंट करें स्टेट क्यू योरसेल्फ। इस चीज़ को अगर आप इंप्लीमेंट करके देखोगे तो और फायदा लगेगा आपको। इंप्लीमेंट द स्टेट क्यू योरसेल्फ, इस वाले चेंज को करके देखना, बस समझ आएगा। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट चीज पे दैट इज अ स्टेट इज इम्यूटेबल। देखिए अब आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी कि जो यहाँ पर जो स्टेट्स होती है दैट इज अ इम्यूटेबल स्टेट। इम्यूटेबल स्टेट का मतलब क्या होता है? देखिए स्टेट का इम्यूटेबिलिटी का सिंपल मतलब है, बहुत रिएक्ट में पूछा जाएगा, शायद आपको पता भी हो, बट लेट मी टेल यू मेक इट क्लियर अगेन। देखिए स्टेट का इम्यूटेबल का मतलब क्या है? लेट्स सपोज अगर आपके पास एक स्टेट है, ठीक है, और उस स्टेट के अंदर आप एक ऑब्जेक्ट हैंडलिंग करते हो। ऑब्जेक्ट हैंडलिंग क्या है? लेट्स सपोज एक पर्सन है और उस पर्सन को आप एक स्टेट के थ्रू हैंडल करते हो। उस पर्सन के अंदर क्या है? नेम, हिमांशु, क्लास नेम, नेम। ठीक है, तो आपके पास एक पर्सन वेरिएबल है, पर्सन स्टेट वेरिएबल है, और उस पर्सन स्टेट वेरिएबल के अंदर एक ऑब्जेक्ट है और की वैल्यूज है, क्लास नेम है लेट्स सपोज 10। तो आपको अगर वैल्यू इसमें अपडेट करनी है तो आपको क्या लगता है कि वैल्यू कैसे अपडेट की जाएगी? मोस्ट लोगों को ये लगेगा कि आप अगर एक ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो म्यूटेबल होते हैं। म्यूटेबल का मतलब यहाँ पर क्या होता है? म्यूटेबल का मतलब होता है कि पर्सन डॉट नेम, और अगर वहाँ पे जाके आप सैंपल कर दो तो वैल्यू जो है सैंपल हो जाएगी, बट काइंड ऑफ हो भी जाएगी। बट जैसे मैंने बताया कि जैसे अभी बताया था कि जैसे जब तक आप सेट काउंट को या फिर सेटर फंक्शन यूज नहीं करोगे तब तक वैल्यू अपडेट नहीं होगी। वेरी सिंपल थिंग। क्यों नहीं अपडेट होगी? वैल्यू अपडेट होगी साथ ही साथ अगर आपको स्क्रीन पे दिखाना है। देखो स्टेट का यूज करने का सिंपल मतलब ये भी है कि आपको स्क्रीन पर अपडेट भी करना है, राइट? आपको चीजें, आपको और कंपोनेंट्स के लिए वैल्यू अपडेट करनी है, नॉट जस्ट ऑन फॉर स्क्रीन, बट अगर जो रिलेटेड कंपोनेंट है, चाइल्ड कंपोनेंट्स है, उनके लिए भी आप चीजें अपडेट करना चाहते हो, राइट? तो उस केस में आपको क्या चाहिए? रीरेंडरिंग तो करनी पड़ेगी। बट अगर आप सेटर फंक्शन यूज नहीं करोगे तो रीरेंडरिंग नहीं होगी, तो रीरेंडरिंग नहीं होगी तो उनको भी पता नहीं लगेगा, तो वैल्यूज जो है वो यहीं की यहीं रह जाएंगे और आपका कोड एक तरीके से सही से चलेगा नहीं। तो इस केस में हम यहाँ पर करेंगे क्या? इस केस में हम सोच के चलेंगे कि जो स्टेट है इज ऑलवेज इम्यूटेबल, चाहे वो एक एरे है चाहे वो एक ऑब्जेक्ट है। क्योंकि देखो जब आप एरे और ऑब्जेक्ट के साथ जब काम करते हो तो आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट में एरेज एंड ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज म्यूटेबल, मतलब उसको इंडेक्स वैल्यू का यूज करके, की का यूज करके वैल्यू चेंज कर सकते हो, राइट? बट ऑलवेज थिंक दैट स्टेट आर इम्यूटेबल्स, ओके? और जब स्टेट इम्यूटेबल्स होती हैं तो ऑलवेज यू कंसिडर रिप्लेसिंग द वैल्यूज, नॉट चेंज। ठीक है, तो आप हमेशा क्या करते हो? वैल्यूज को रिप्लेस करते हो, चेंज नहीं करते, रिप्लेस। रिप्लेस करने का मतलब क्या होता है? लेट्स सपोज नेम को सैंपल करना है तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पर सेट पर्सन में एक नया ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और उसके अंदर नेम सैंपल करूंगा और क्लास नेम वही 10 रखूंगा। अब यहाँ पर थोड़ा मैं ऑप्टिमाइज्ड वे यूज कर सकता हूँ, दैट इज मैं यहाँ पे एक स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर सकता हूँ। स्प्रेड ऑपरेटर क्या करेगा? मतलब जितने भी एक ऑब्जेक्ट की वैल्यूज है उनको पिक कर लेगा और जो भी की आप अपडेट करना चाहते हो सिर्फ उसको आप अपडेट कर सकते हो। तो किस तरीके से थोड़ा सा ऑप्टिमाइज्ड वे है, बट स्टिल जस्ट थिंक स्प्रेड ऑपरेटर को भी यूज करने का मुद्दा सिर्फ इतना है कि आप एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे हो पुराने ऑब्जेक्ट का यूज करके, क्योंकि स्टेट जो है ऑलवेज इम्यूटेबल, तो स्टेट के अंदर आप हमेशा रिप्लेस करते हो, ना कि आप म्यूटेबिलिटी का यूज करके वैल्यूज को अपडेट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको अगर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा और अच्छे से पढ़ना है तो आपको बता देता हूँ इसका रेफरेंस कहाँ पर है। मैनेजिंग स्टेट में आप जाना है, मैनेजिंग स्टेट, एडिंग इंटरेक्टिविटी में ही आ जाओ, अपडेटिंग एरेज इन स्टेट और अपडेटिंग एरेज, सॉरी ऑब्जेक्ट्स एंड एरेज, इसके बारे में पढ़ना, आपको और समझ आएगा जो मैंने आपको जस्ट बताया है। क्योंकि देखो मैं आपको बार बार रेफरेंसेस क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि यही रिएक्ट की स्टेट्स की खासियत है जो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ओके। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो आपके हुक्स हैं उनका जो ऑर्डर है वो मेंटेन क्यों करना चाहिए। देखिए कई बार आपको ये कॉन्सेप्ट दिखेगा कि लेट्स सपोज आप कई बार आप ऐसे भी लगा सकते हो, और या फिर आपसे इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं कि लेट्स सपोज है कि आपके पास एक इफ शो करके सिस्टम है, कोई शो नाम की कोई वैल्यू है, ठीक है, और आप उसके
बेसिस पे एक यूज स्टेट मतलब कि एक स्टेट वेरिएबल जो है इनिशियलाइज कर रहे हो। मींस जब ये शो नहीं होगा मान के चलिए तो आपका यूज स्टेट इनिशियलाइज नहीं होगा, मतलब जो जब फॉल्स होगा या फिर कुछ और होगा तो क्या आपको ये चीज करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए? मेन कॉन्सेप्ट ये है। देखिए अकॉर्डिंग टू रिएक्ट प्रिंसिपल्स ये चीज नहीं करनी चाहिए। देखो रीजन क्या है, क्योंकि जब भी आपके रिएक्ट के अंदर जो कंपोनेंट है, ठीक है, रिएक्ट के अंदर जब भी हम कंपोनेंट बनाते हैं और वो कंपोनेंट्स में जब वो हुक्स होते हैं, वो हुक्स क्या होते हैं, एक तरीके से वो मैपिंग की जाती है, जैसे लिंक लिस्ट में होता है ना, वो मैप की जाते हैं पोजीशंस के अकॉर्डिंग। लेट्स सपोज कि आपके कंपोनेंट के अंदर एक हुक 1 है, हुक 1 कोई भी हो सकता है, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज रिड्यूसर, यूज कॉल बैक, यूज मेमो, एनीथिंग। हुक 1 है और एक है हुक 2, लेट्स सपोज एक 3 है, एक हुक 4 है। और आपने जो हुक 4 है वो लेट्स सपोज हुक 3 है, वो आपने जो है कंडीशन बेस्ड कर रखा है कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हुक 3 होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब सीन क्या होगा, लेट्स सपोज वो कंडीशन फॉल्स हो गई तो होता क्या है रिएक्ट में, जो ये हुक 1 है इसकी जो वैल्यू होती है, लेट्स सपोज एनी वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ होगा, राइट, तो उसको मैप किया जाएगा उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो इसकी भी एक पोजीशन 1 लेट्स सपोज मान के चलिए, इसकी पोजीशन 2 मान के चलिए, इसकी पोजीशन 3 है और इसकी पोजीशन 4 है, ठीक है। तो जब ये हुक 3 नहीं है तो उसके केस में यहाँ पर हुक 4 की वैल्यू पोजीशन 3 से मैप हो जाएगी और पोजीशन 4 पे कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है आपको एक एरर भी दिखेगा कि रिएक्ट को आप किसी कंडीशन के अंदर नहीं लिख सकते। आप ये एरर कभी ऐसे करके देखना, आपके सामने एक एरर भी आएगा। रिएक्ट के अंदर आप कंडीशन बेस्ड हुक्स को ऐसे नहीं रख सकते, आपको हमेशा हुक्स को सबसे ऊपर क्यों डिफाइन करना होता है। उसका रीजन ये होता है क्योंकि हर एक हुक को एक पोजीशन दी जाती है और जब उनको वो पोजीशन से हटाया जाता है या फिर लाइक ड्यूरिंग री रेंडरिंग, ड्यूरिंग एनी रिकैलकुलेशन, आपके कोड करते टाइम वाली बात नहीं होगी, जब वो कंपोनेंट्स री रेंडर होते हैं, अगर वो उस केस में इन एनी केस जब उनकी पोजीशन चेंज हो जाती हैं तो उनकी वैल्यूज भी अनमैप होती हैं और जब वैल्यूज अनमैप होते हैं तो रिएक्ट फिर वहां पर एक एरर दिखाता है कि आपके हुक्स जो है वो सबसे ऊपर डिफाइन करनी चाहिए और ना वो किसी फंक्शन के अंदर नहीं हो सकते, क्योंकि आप किसी फंक्शन के अंदर हुक डिफाइन कर सकते हैं। जो भी आपको हुक डिफाइन करने हैं इट जस्ट गो फ्रॉम द स्टेट और वो सबसे टॉप पे डिफाइन करें ताकि उनकी पोजीशंस मैप हो जाएं और वो वैल्यूज किसी कंडीशन के बेसिस पे चेंज ना हो, ठीक है। ये कंडीशन के बेसिस पे अगर आप हुक ऊपर नीचे करोगे तो आपकी वैल्यूज भी अप एंड डाउन होगी, तो वहां से आपको कॉन्ट्राडिक्शन फेस करना पड़ेगा। तो रिएक्ट इंटरव्यूज में ये मेन चीजें हैं। और अगर आपको और स्टेट को अंडरस्टैंड करना है लाइक थियोरटिकल वे में, मैंने आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल बता ही दिया है, तो ज़्यादा बेटर है कि आप यहाँ पर क्यूइंग, स्टेटस स्नैपशॉट एंड रेंडर एंड कमिट इनके बारे में पढ़ना और इसके अंदर जाके शेयरिंग स्टेट बिटवीन कंपोनेंट्स और प्रिजर्विंग एंड रीसेटिंग स्टेट, ये सारे पढ़ लेना। ये सारे आपको समझ आएंगे और इनके जो चैलेंजेस हैं वही पढ़ लेना। अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो फिर उसको आप एक बार कमेंट सेक्शन में देना, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट कि स्टेट होता क्या क्या है। जितना मैंने कवर कराया है, जितना मैंने बताया है, इतना मोस्टली आपसे रिएक्ट में पूछा जाएगा। अगर आपको एक एक चीज अंडरस्टैंड करनी है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम वेरी एंड इन रिएक्ट फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट, तो चाहिए reactivecourse.in/courses में, वहां पे जाके आप मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज फुल्ली इंजीनियरिंग बेस्ड, इंजीनियरिंग फोकस्ड है, नॉट जस्ट वेरी सिंपल थिंग्स आर देयर, ओके। इंजीनियरिंग फोकस है, जाइए आप वहां पे जाके एनरोल कर सकते हैं। आई होप लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।